हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस अध्ययन को प्रागैतिहासिक काल, तो हम लोग इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या है ये देख लिया था। जब हम लोग पिछली क्लास में डिवीज़न देख रहे थे तो हम लोगों ने इस तरह से देखा था। यहाँ पे पहला जो था वो प्राचीन इतिहास था, यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास था और यहाँ पे था आधुनिक इतिहास, और इस तरह से था यहाँ पे आज़ादी के बाद का भारत था, आज़ादी के बाद का भारत। इस प्रकार से हमने भारतीय इतिहास को विभाजन करके देखा था और फिर हमने ये देखा था कि इसमें क्या है। इसमें प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लेकिन क्या है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है हम लोगों से। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये तीनों चीज़ आते हैं, ये यहाँ पे गलत हुआ है। इस चीज़ को आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये तीनों चीज़ नहीं आते हैं, ठीक है, ये अलग चीज़ है। ये तीनों जो हैं वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है ऐसे कालखंड, इतिहास का ऐसा कालखंड जहाँ पर हमें क्या है कि सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है जहाँ पे हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध ही है, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है वहाँ पे, ठीक। ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है उपलब्ध दोनों साक्ष्य हैं और दोनों साक्ष्यों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, आधुनिक इतिहास में दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, इधर भी दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और दोनों साक्ष्यों का प्रयोग बखूबी किया जा रहा है इतिहास के अध्ययन में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हम लोगों से गलती हुई है कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये चीज़ नहीं आता है, ये एक अलग विभाजन है। ये क्या है, ये एक अलग विभाजन है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये विभाजन है और फिर अलग से एक और विभाजन आप कर सकते हैं साक्ष्यों के आधार पे। तो साक्ष्यों के आधार पे ये अलग विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्ष्यों के आधार पर ये विभाजन हो जाएगा, देख लेंगे आप, ठीक। यहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार लेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल जो है वो इतिहास के कालखंडों का विभाजन है, वो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे, न कि प्राचीन इतिहास का 3 हिस्से है। ये प्राचीन इतिहास के 3 हिस्से ये नहीं हैं, ठीक। इस बात को हम लोग सुधार कर लेंगे। हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, अर्थात इस काल को हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में। हमने ये जान लिया है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? एक ऐसा कालखंड इतिहास का जहाँ पे हमें क्या है कि सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, साहित्यिक साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं होते हैं इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जिस पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उस पुस्तक में इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, और वो पुस्तक है एस.के. पांडे जी की प्राचीन इतिहास की पुस्तक। अब विभाजन किस प्रकार से है? पहला जो है पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ये जो आमतौर पे विभाजन होता है सभी पुस्तकों में, वही विभाजन यहाँ पे भी है प्रागैतिहासिक काल का। तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है वो मध्य पाषाण काल है, मध्य
पाषाण काल। और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। ये तीन प्रकार से हमें विभाजन देखने को मिलता है प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में। और तीनों के टाइम पीरियड की बात करें, डेट की बात करें, तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पहला डेट बताया जा रहा है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये पूरा पाषाण काल का जो डेट दिया गया है इसके पांडे जी की पुस्तक में वो यही है। पूरा पाषाण काल का जो डेट बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का डेट है। उसके बाद मध्य पाषाण काल का 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक बताया जा रहा है। 8,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। इसके बाद जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का जो डेट है वो है 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। एक मिनट जरा देख लिया जाए कि यहाँ तक हम लोगों का बोर्ड कवर कर रहा है कैमरा में कि नहीं। ठीक है, ये पूरा एरिया हम लोगों का कवर कर रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब तीनों डेट इस प्रकार से दिए गए हैं कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल जो है 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। और ये जो है नवपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। यदि आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे तो देख लीजिए 2,000 साल का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2,000 वर्ष का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ का डिफरेंस तो ठीक है, 10,000, 9,000, 8,000 टाइम आगे जा रहा है। मान लीजिए 2,000 साल का कहीं पता नहीं है, गायब हो गया है, तो यहाँ पे 2,000 वर्षों का इतिहास नहीं दिख रहा है, मान लेते हैं, एक बार ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो 4,000 ईसा पूर्व के बाद 3,000, 2,000, 1,000 आना चाहिए, या फिर यहीं से अगर नवपाषाण काल स्टार्ट होता मध्य पाषाण काल के बाद से, तो यहाँ से क्या होता, 9,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता। कब से होता? 9,000 ईसा पूर्व से। लेकिन यहाँ पे पता नहीं मिस्टेक, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है कि ऐसा लिखा ही क्या है, आप देख लीजिए। और दूसरी बात जो देखिए यहाँ पे जो 1,000 ईसा पूर्व डेट है, अगर हम लोग देखेंगे तो वैदिक काल भी शुरू हो जाता है कहाँ से? 1500 ईसा पूर्व से ही। कहाँ से? वैदिक काल का प्रारंभ हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से ही, जबकि 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल का ही टाइम पीरियड बताया जा रहा है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को लेकर, इसका जो समय काल है, समय काल को लेकर आप ज़्यादा भ्रमित मत होइएगा। आप बस इस विभाजन को देखिए कि प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है वो 3 प्रकार से होता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देख सकते हैं आप, अब भले टाइम पीरियड कैसा भी हो, लेकिन चूंकि 25 लाख साल से 10,000 साल पहले तक, कुल मिला के लगभग 25 लाख साल ही मान लेंगे, 10,000 साल उसमें से घटा के, ठीक है, 24,90,000 साल, 24,90,000 साल, इतना लंबा शाट मार लिया है ये पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत बहुत लंबा समय समाहित है। तो इसलिए इसका जो अध्ययन है, इसके अध्ययन में, पूरा पाषाण काल के अध्ययन में किसी प्रकार से कोई कठिनाई न आए या कठिनाइयाँ कम उत्पन्न हों, इसलिए इसको भी विभाजित कर लिया है 3 भागों में। 3 भागों में विभाजित कर लिया गया है। देख लीजिए कितना लंबा टाइम इसके अंदर समाहित है। तो पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांट लिया जाता है।
अब क्या है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में जो बांटा गया है वो है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस प्रकार से इसका विभाजन है। पूर्व पूरा पाषाण काल ये है पहला। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। उसके बाद है वो उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 प्रकार का विभाजन हमें मिला है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। अब इसका टाइम पीरियड जो है, पूर्व पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व तक। कहाँ तक है? 25 लाख, यहाँ से शुरू होता है 25 लाख से 9 लाख ईसा पूर्व। इसका समय ये बताया गया है 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व। उसके बाद जो दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, ये 9 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम बताया जा रहा है मध्य पूरा पाषाण काल का। अब 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक ये उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम रहेगा। चालीस हजार ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ऐसे हल्का हल्का आप अपने माइंड में ये बैठा के चलेंगे कि लगभग किसका टाइम कितना रहा होगा। जब हम ये बस इतना जान के चलेंगे कि पूरा पाषाण काल की बात हो रही है, तो हम अपने दिमाग में कब का समय लेके चले, कितना साल पहले का समय अपने दिमाग में ले चलेंगे। अगर हम कोई वस्तु पा रहे हैं या कोई चित्रकला पा रहे हैं, कोई मृदभांड पा रहे हैं, कोई औजार पा रहे हैं, तो वो औजार दरअसल पूरा पाषाण काल से संबंधित तो हैं, लेकिन कितने वर्ष पहले के हैं ये थोड़ा सा दिमाग में हमारे बैठा रहेगा। अगर इस बात को थोड़ा थोड़ा अगर दिमाग में बैठा के चलें, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का अस्तित्व रहा है। अब पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। जो पूर्व पूरा पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड है जो 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल जो है इसका 9 लाख ईसा पूर्व से 40 लाख ईसा पूर्व तक है। और ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, इसके अंतर्गत इतना समय समाहित है। ठीक है, वही 10,000 से अगर शुरू होता तो यहाँ से 10,000 से आगे शुरू होता, फिर वही कंटिन्यू रहता। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे और जिस प्रकार से इस पुस्तक में, इनके हमारे पुस्तक में दिया गया है। अच्छा, ये हम गलती से यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसका देखिए जो ये चीज़ है 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम गलती से लिख रहे हैं, उसमें दिया ही ऐसा है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एस.के. पांडे जी की पुस्तक है, देख लीजिए यहाँ पे उनका दिख रहा है, इसमें यही सारा चीज़ दिया गया, यही डेट दिया गया है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने ये उसका पेज आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गई। अब जिस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है उनकी पुस्तक में आगे की बातें वो चापर चापिंग संस्कृति के बारे में देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल है, पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित जितनी संस्कृतियां हैं उतनी संस्कृतियों के बारे में वहाँ पर एक एक करके दिया गया है। तो पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित संस्कृतियों के बारे में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल की संस्कृतियों को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। ये बात अपने जहन में बना के रखिएगा और साथ ही ये बात भी बना के रखिएगा कि जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ये कर रहे हैं एस.के. पांडे जी की पुस्तक से।
हम लोग ज़्यादा विश्लेषण किसी भी चीज़ को लेकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना दिया गया है उस पुस्तक में हम लोग उतना ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो है वो चापर चापिंग संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। चापर चापिंग, चापर चापिंग संस्कृति जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। संस्कृति, ठीक, चापर चापिंग संस्कृति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चापर चापिंग जो उपकरण है सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंजाब के सोहन नदी घाटी से। ये उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी, ये कहाँ वाला? पाकिस्तान वाला। सोहन नदी घाटी से प्राप्त किए गए हैं। आप देखिए कि जो चापर चापिंग संस्कृति है, दरअसल किस आधार पे इसे कहा जा रहा है कि चापर चापिंग संस्कृति, यहाँ से जो पंजाब वाले क्षेत्र से, जो पाकिस्तान का पंजाब है, पंजाब का सोहन नदी घाटी है, इस घाटी में प्राप्त होता है चापर चापिंग नाम का उपकरण, पत्थर के उपकरण, चापर चापिंग नाम के पत्थर के उपकरण प्राप्त होते हैं सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी में। इसलिए यहाँ पे जो नवपाषाण काल था, उस नवपाषाण काल को चापर चापिंग संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो पंजाब के सोहन नदी घाटी के आसपास, यहाँ पे आप देख लीजिए, लिख लीजिए, पंजाब के सोहन नदी के आसपास के पुरापाषाण कालीन पुरापाषाण कालीन संस्कृति को क्या कहा जाता है? चापर चापिंग। क्योंकि यहीं से सर्वप्रथम चापर चापिंग नामक उपकरण यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं भैया? चापर चापिंग नामक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए कि जो चापर चापिंग संस्कृति है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये उपकरण जो है वो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, वो भी पाकिस्तान वाले एरिया से। अब देखिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं हम लोग कि पंजाब की सोहन नदी घाटी जो है, पंजाब में सोहन नदी घाटी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो पूर्व पुरापाषाण कालीन यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, या एक तरह से कह लें कि पुरापाषाण काल, जो पंजाब के सोहन नदी है, सोहन नदी घाटी के आसपास जो पुरापाषाण काल की संस्कृति विकसित थी, उस पुरापाषाण काल की संस्कृति को चापर चापिंग संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में उत्खनन में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है चापर चापिंग, इसलिए इसको चापर चापिंग संस्कृति के नाम से जाना जाता है।
इसे क्या कहते हैं कि सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि ये उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी के आसपास मिले हैं, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए, अब देखिए इस चीज़ को दो चीज मतलब इस संस्कृति को दो नामों से जाना जाता है, सोहन संस्कृति और चापर चापिक। एकदम स्पष्ट है कि इसको सोहन संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो इसको सोहन संस्कृति भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं इससे संबंधित, इस संस्कृति से संबंधित जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये सबसे पहले जो प्राप्त हुए हैं वो पंजाब के सोहन नदी घाटी के, किसके नदी किनारे, सोहन नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आमतौर पे देखा जाता है कि जो संस्कृतियाँ जिस नदी के किनारे सबसे पहले प्राप्त होती हैं, जिसका अस्तित्व पता चलता है किस नदी के किनारे सबसे पहले उत्खनन होता है, वहाँ से अर्थात हम देखेंगे कि जिस संस्कृति का पता लगाने के क्रम में, उत्खनन के क्रम में, उस संस्कृति से संबंधित जो साक्ष्य है जिस नदी के किनारे से प्राप्त होते हैं, आमतौर पे उस नदी के नाम से उस संस्कृति या उस सभ्यता के नाम को रख दिया जाता है। तो सोहन नदी के किनारे इस उपकरण को प्राप्त किया गया, सोहन नदी के किनारे से इस उपकरण को प्राप्त किया गया, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाने लगा। अब चूंकि इन उपकरणों का नाम चापर चापिंग है, इसलिए इसको चौपर चापिंग संस्कृति भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि पंजाब के सोहन नदी घाटी में चौपर चापिंग संस्कृति, अब चापर चापिंग संस्कृति का संबंध किससे है, उत्तर भारत या दक्षिण भारत से। तो चापर चापिंग संस्कृति का संबंध जो सामान्यतः आमतौर पे देखा जाए तो वो है उत्तर भारत से। या सोहन संस्कृति का संबंध किससे है, ये तो नदी से ही संबंधित है। तो नदी आप समझ जाएंगे कि जो सोहन नदी है वो उत्तर भारत में है, तो सोहन संस्कृति का जो संबंध है वो है उत्तर भारत से या पंजाब वाले क्षेत्र से। ठीक है, अब देखेंगे कि चापर होता क्या है। अगर चापर की बात करें, पहले तो ये देखें हम कि पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे वाले हिस्से टूट जाते हैं पानी के बहाव से। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये नदी बह रही है और एक पत्थर है, इस टाइप का पत्थर है, जो इस टाइप का पत्थर है, और ये इस नदी में अगर बहता हुआ चल रहा है, लुढ़क रहा है, तो इस नदी के किनारे भी बड़े छोटे पत्थर होंगे, नीचे भी कहीं कहीं पत्थर होंगे। तो ये जो पत्थर है, ये पत्थर है इस नदी में क्या करेगा, बह रहा है, बहते बहते लुढ़कते लुढ़कते क्या है, काफ़ी दूर तक चला जा रहा है। लेकिन लुढ़कने के क्रम में आप देखेंगे कि जब इनसे टक्कर होता है, जब नदियों के किनारे मिट्टी से या फिर पत्थरों से इसका टक्कर होता है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे छिलने लगती हैं, टूटने लगता है। टूट टूट के क्या होता है, अलग होने लगता है। धीरे धीरे ये एक चिकना सा पत्थर बन जाता है, चिकना गोल सपाट सा पत्थर बन जाता है। और इस पत्थर को क्या कहा जाता है, इस पत्थर को कहा जाता है पेबुल। इसको क्या कहते हैं, पेबुल। जब एक चिकना सा पत्थर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पेबुल हो जाएगा ये पत्थर। तो आप यहाँ पे इस बात को नोट कर सकते हैं।
नदी में बहाव के कारण टक्कर खाने से जिस पत्थर के चारों तरफ के नुकीले टुकड़े टूटकर बीच का चिकना व गोला भाग बचता है, उसे पेबुल या बटिकास्म कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में चापर चापिंग संस्कृति के बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसका संबंध इससे कैसे है अभी पता चल जाएगा। इसको समझने के लिए इसको क्यों बताया जा रहा है कि नदी में बहाव के कारण टक्कर खाने से जिस पत्थर के चारों तरफ के नुकीले टुकड़े टूट जाते हैं और बीच का जो है सपाट और चिकना और गोला भाग बचता है, उस गोले भाग को पेबुल कहते हैं और साथ ही साथ उसको बटिकास्म भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अब देखिए जो चापर है, चापर का निर्माण इसी पेबुल पत्थर से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अब समझ सकते हैं। अगर पहले ही कहा जाता आपसे ये चीज़ आपसे पहले बताया जाता कि चापर जो है, यहाँ पे चापर एक उपकरण है जिसका निर्माण पेबुल नामक पत्थर से किया जाता है, तो वह समझने में कन्फ्यूज़न होता, दिक्कत होती समझने में। तो आप यहाँ पे अब आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि चापर का निर्माण किससे किया जाता है, पेबुल नाम के पत्थर से किया जाता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि चापर नाम का निर्माण अगर हम कह रहे हैं पेबुल पत्थर से होता है तो किस प्रकार के पत्थर से होता है। इसलिए यहाँ पे पहले ये चीज़ दे दिया गया है कि पेबुल या बटिकास्म क्या होता है, ताकि आगे चल के जब हम ये कहें कि चापर का निर्माण होता है पेबुल पत्थर से, तो आप आसानी से इस बात को समझ पाएँ कि आखिर ये पेबुल होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चापर का निर्माण इसी पेबुल पत्थर से किया जाता है। इसके एक तरफ धार होता है और ये काटने के काम आता है। इसके एक तरफ धार होता है और काटने के काम आता है। जैसे बांका आप समझ सकते हैं, बांका वगैरह होता है, एक तरफ धार रहता है, वो उसे काटा जाता है। जैसे चाकू ही समझ लीजिए, वो चाकू जो एक तरफ धार होता है उसी तरफ से काटा जाता है, दूसरी तरफ नहीं होता। जैसे हम लोग हंसुआ वगैरह जो सब्जी उब्जी काटने के काम में आता है हमारे घर में, वो एक तरफ ही धार होता है, उसी की तरफ से वो काटा जाता है। वो उस प्रकार से चापर, उसका मॉडल कुछ भी हो, सीधा हो, उल्टा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, जैसा भी हो, लेकिन जो धार होता है वो एक तरफ होता है, धार एक तरफ होता है, दोनों तरफ नहीं होता है। जैसे बांका वगैरह होता है ऐसे काटने वाला, जो कसाई खाने में आप देखे होंगे, तो जो काटा जाता है एक तरफ धार होता है काटने का,
तो उस प्रकार से ये होता था, ये एक तरफ धार होता था चापिंग में, मतलब इसमें चापर में। और जो चापिंग है, चापिंग के बारे में बात करें तो चापिंग दो तरफ धार वाला काटने का हथियार होता था। दोनों तरफ धार वाला काटने का उपकरण क्या होता था? चापिंग। तो ये दो उपकरण थे, चापर और चापिंग, इसके बारे में ये बात हो गई। ये दोनों उपकरण, अब इसको आप देखेंगे कि ये जो चापर है क्या है, ये जो चापर है जिसकी एक तरफ धार है जो पेबुल से बनाया गया है, और जो चापिंग है जो दोनों तरफ धार है, ये जो दोनों उपकरण है वो सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं? ये सोहन नदी घाटी के आसपास मिले हैं, पंजाब वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में पंजाब है, पंजाब में जो सोहन नदी है उसके आसपास ये दोनों उपकरण, जो दोनों तरफ धार है, जो एक तरफ धार है, और जो काटने के काम आते हैं, जिसका निर्माण बटिकास में से हुआ है या पेबुल से हुआ है, वो उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं वहाँ से। तो चूँकि ये पाषाणकालीन संस्कृति है, क्या है ये? पूर्व पुरापाषाणकालीन संस्कृति है। इस संस्कृति से संबंधित जो उपकरण वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, उन उपकरणों का नाम है चापर चापिंग। तो पंजाब में विकसित पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को चापर चापिंग संस्कृति कहा गया, क्योंकि पंजाब में जो पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति रह रही थी, पंजाब में जो पूर्व पुरापाषाणकालीन संस्कृति रह रही थी, उस संस्कृति के लोगों द्वारा चापर चापिंग नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? चापर चापिंग नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इस पूर्व पुरापाषाणकालीन संस्कृति के लोगों, मतलब संस्कृति से संबंधित जो पंजाब के आसपास वाले क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को चापर चापिंग संस्कृति नाम दे दिया गया। अब चूँकि ये जो चापर चापिंग जो उपकरण है सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? ये पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिले हैं, इसलिए इसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से चापर चापिंग संस्कृति के बारे में यहाँ तक बातें हो गई, जो कि दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एस के पांडे जी की पुस्तक में। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे हैंडेक्स संस्कृति के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर इस चीज़ को हम लोग प्रागैतिहासिक काल को आगे बढ़ाते हुए कल के वीडियो में हम लोग हैंडेक्स संस्कृति के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रागैतिहासिक काल का अगला वीडियो होगा हमारा।